हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करता हूं और बड़ा सिंपल सा ही सवाल है। देखो, इंडिया की आर्मी गार्ड करती है इंडिया को बाहर से, इंडिया की बॉर्डर्स को गार्ड करती है बाहर से, इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने का काम करती है। लेकिन इंडिया को अंदर से कौन गार्ड करता है? कौन इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करता है? कौन इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की बॉर्डर को गार्ड करता है? कौन इंडिया के न्यूक्लियर स्टेशंस को, इंडिया के एयरपोर्ट्स को गार्ड करने का काम करता है? देखो, अगर सवाल का जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। इंडिया को इंटरनली गार्ड करती है इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 10 लाख लोगों की एक फौज जो रोज अपनी जान जो है वो दांव पर लगाती है। अब सोचो, ये जो 10 लाख लोगों की फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, इनका अपना ऑफिसर कौन होता है? कौन इनको लीड करने का काम करता है? क्या वो इंसान जिसने 25 सालों से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर, हो सकता है बस्तर के रीजन के अंदर, हो सकता है किसी जंगल में, हो सकता है किसी बॉर्डर के ऊपर भारत को गार्ड करने का काम किया हो, क्या वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लीड करेगा, उसका डायरेक्टर बनेगा? या फिर वो व्यक्ति जो स्टेट पुलिसिंग से सीधा डेपुटेशन पे आ गया और पहले ही दिन उसने कमांड ले ली? यही हमारा आज का सवाल है और यही है इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की लड़ाई, जो हमारी बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही, जो इंडिया के कोर्ट रूम के अंदर लड़ी जा रही है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से लड़ी जा रही है। पर यह सभी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हमें कुछ और डिटेल में बात करनी होगी। देखो, अभी करंट में एक चीज चल रही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर्स को लेकर, उनके ऑफिसर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला किया जिसके चलते जो सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उसको बदलने के लिए एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो बिल जो है वो अभी पार्लियामेंट के अंदर आया नहीं है। सिर्फ कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है, लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर उसको लिस्ट नहीं किया गया है। लेकिन वो जो बिल है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर्स को, उनके जो टॉप हेड हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको डिसाइड करने का काम करेगा। तो वो सभी बच्चे जो ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जीएस2 में गवर्नेंस और जुडिशरी के सवालों के ऊपर इसका टॉपिक का रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए यह रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और या फिर अगर आप सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो यह सीधा टॉपिक जो है वो आपके करियर से कनेक्टेड है। तो 3 टॉपिक्स हैं या 3 पेपर हैं, एक टॉपिक है, तो पूरा ध्यान से सुनना, इसको समझने का काम करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो स्केल क्या है हमारी इस पूरी की पूरी फोर्सेस का। मैंने जैसे आपको बताया 10 लाख लोगों की ये पूरी की पूरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। कन्फ्लिक्ट क्या है? कौन इसको लीड करेगा, कौन इसका डायरेक्टर बनेगा, कौन इसका कमांडेंट बनेगा, कौन यहां पर डीआईजी बनेगा, कौन यहां पर आईजी बनेगा, कौन यहां पर डीजीपी बनेगा? स्टेक्स यहां पर क्या क्या है? नेशनल सिक्योरिटी स्टेक है, ऑपरेशनल मोराल का एक स्टेक है। जो लोग इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर 20-20, 25-25 साल का करियर लगाते हैं, उनके करियर का इसके ऊपर स्टेक है। तो ये सारा डिटेल में हम समझेंगे। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करते हुए आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है। देखो, एक चीज पहले सीधी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडिया के पास 3 अलग तरीके की आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। पहली है इंडिया की आर्मी, पहली है इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं और ये बाहरी दुश्मनों से लड़ने का काम करती हैं। दूसरी भारत के अंदर होती हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं और ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम करती हैं। और तीसरी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, ये बीच की दुनिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। ये आर्मी नहीं है लेकिन काम करती है आर्मी के जैसा। ये स्टेट पुलिस नहीं है लेकिन ऑपरेट करते हैं पूरे देश के अंदर। और 2011 तक स्टूडेंट्स, इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था। उस साल 2011 में ऑफिशियली इनका नाम बदला, अब इन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ही कहते हैं। क्योंकि देखो, जो पैरामिलिट्री है ना, ये पैरामिलिट्री से एक मिलिट्री इंप्रेशन सा आ जाता है, जबकि ये फोर्सेस पुलिस अथॉरिटी के साथ काम करती हैं, मिलिट्री वाला काम नहीं करती हैं। ये आपको अरेस्ट भी कर सकती हैं, सीआरपीसी के अंडर ये ऑपरेट करती हैं। इसलिए पैरामिलिट्री इनको बोलना थोड़ा सा गलत हुआ करता था। तो 2011 के अंदर सरकार ने बदला नाम और अब इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहा जाता है। और इनकी ताकत क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, 10 लाख लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड लॉ एनफोर्समेंट एपरेटस में से ये एक है। तो एग्जाम फैक्ट याद कर लेना,
सीएपीएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं है। टर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑफिशियली 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। टोटल स्ट्रेंथ 10 लाख पर्सोनल है, जिसमें 13,000 ग्रुप ए कैडर ऑफिसर्स हैं। और ये डिस्टिंक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब तीनों फोर्सेस में अगर आपको अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अब इन तीनों को हम थोड़ा क्विकली मैप कर लेते हैं, इन तीनों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंटेक्स्ट जो है वो अगले सारे पार्ट्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हमारे पास बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस भी हैं और हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी हैं। ये दोनों ही सीएपीएफ के अंडर आती हैं। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करने का काम करता है। राजस्थान के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के साथ जो भारत की बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर ये गार्ड करने का काम कर रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, डेजर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, रिवराइन ट्रैक्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं। लगभग 6,500 किलोमीटर को संभालने की, बॉर्डर को गार्ड करने की इनकी जिम्मेदारी है। इन्फिल्ट्रेशन को, स्मगलिंग को, टेररिज्म को रोकने का इनकी जिम्मेदारी है। ये सारा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टेरिटरी के अंदर ही आता है। ठीक है, समझे। इसके साथ ही हमारे पास है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस फोर्स है, जिसके अंदर कोबरा यूनिट भी शामिल है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसका काम सबसे ज्यादा वेरिड है। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चलाता है, रेड कॉरिडोर के अंदर भी लगते हैं ये, इनकी इलेक्शन ड्यूटी भी लगाई जाती है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में भी इनकी ड्यूटी लगती है, वीआईपी प्रोटेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगती है। एंड इस सीआरपीएफ की सबसे एलीट फोर्स को कोबरा यूनिट कहा जाता है। कोबरा यूनिट जो है वो कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन इसकी फुल फॉर्म है। स्पेसिफिकली जंगल वॉरफेयर के लिए इनको ट्रेंड किया गया था। ऐसे ही भारत के पास आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी है। ये जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है स्टूडेंट्स, ये भारत और चाइना की जो बॉर्डर है, ये पूरी बॉर्डर को गार्ड करने का जो जिम्मेदारी है ये मिली हुई है आईटीबीपी को। लगभग 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, उसके साथ साथ जितनी भी चाइना के साथ भारत की बॉर्डर है उसको गार्ड करती है। ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के एरिया के अंदर लगाई गई है। ये बहुत ही ठंडे इलाकों के अंदर भारत की सीमा को गार्ड करने के लिए ट्रेंड है। 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये जवान तैनात होते हैं, फ्रोस्ट बाइट का शिकार होते हैं, ब्लिजर्ड्स का शिकार होते हैं। वो गलवान वैली वाला आपने केस सुना होगा ना, गलवान वैली वाले केस के अंदर भी आईटीबीपी के जवान जो थे वो इन्वॉल्व थे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। ऐसे ही भारत के पास एक और फोर्स है जिसका नाम है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भारत के एयरपोर्ट को, न्यूक्लियर प्लांट्स को, मेट्रोज को, हमारे पीएसयूज को, इनको गार्ड करने का काम करती है। इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की होती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स भारत के पास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी है, एनएसजीबी है, जिसका मेजर काम है काउंटर टेररिज्म और मेजर काम है होस्टेज रेस्क्यू। यानी कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स है टेररिज्म से निपटने के लिए। अगर किसी को बंधक रेस्क्यू बना लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए। फिर दोस्तों या स्टूडेंट्स हमारे पास एक और फोर्स है जिसका नाम है असम राइफल। असम राइफल जो है ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर की गार्ड करना इसकी जिम्मेदारी है असम राइफल। और असम राइफल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, एक यूनिक डुअल कमांड स्ट्रक्चर है असम राइफल का। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, लेकिन ऑपरेशनली ऑपरेशंस इसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कंट्रोल करता है। बाकी सारी की सारी सीएपीएफ जो है हमारी उनसे ये अलग है। बाकी सारी सीएपीएफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही है, लेकिन सिर्फ असम राइफल जो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है, लेकिन ऑपरेशनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। समझ लिया। इसके अलावा भारत के पास है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर को गार्ड करने का काम करता है। यही इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप के ऊपर दोबारा दिखाऊं तो मैप के ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारे पास आईटीबीपी है, हमारे पास सशस्त्र सीमा बल है, हमारे पास असम राइफल भी मौजूद हैं। ठीक है, और असम राइफल का मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताया, और इन्हें सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर इज नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स आर नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट।
तो परचम क्लासेस के स्टूडेंट्स GS3 की अगर मैं बात करूं, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करूं, इनके ऊपर सवाल आए तो सिर्फ एक दो फोर्सेस का नाम नहीं लिखना, आपको स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये क्यों है, आर्मी से ये क्यों अलग है, CRPC के अंडर क्यों ये ऑपरेट करते हैं। ये डिस्टिंक्शन आपके आंसर को ऑर्डिनरी से एनालिटिकल बनाने का काम करेगा और एग्जामिनर आपके आंसर के अंदर यही ढूंढेगा। तो वीडियो को दोबारा शुरू से शुरू कर लो, यहां तक वापिस आओ, ताकि आपको जो भी मैंने अभी तक बताया वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और साथ में ही अगर आपको फोर्सेस क्लियर हो गई हो, 10 लाख लोगों का एक मैसिव सिस्टम समझ में आ गया हो, जो इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर रेड कॉरिडोर तक मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, इन फोर्सेस को लीड कौन करता है? और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, पार्लियामेंट तक पहुंची और अभी तक वो रिजोल्व नहीं हो पाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलो, कौन लीड करता है आखिर हमारी इन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को? देखो, एक CAPF का ऑफिसर जो होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का ऑफिसर जो होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है ये सीधा समझते हैं हम। देखो, एक CAPF का जो ऑफिसर होता है वो UPSC का एग्जाम देता है, CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देता है, सिलेक्ट होता है, फोर्सेस को ज्वाइन करता है, किस पोजीशन पर? असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन पर ज्वाइन करता है। फिर धीरे धीरे प्रमोशंस होती हैं, वो डेप्यूटी कमांडेंट बनता है, सेकंड इन कमांड बनता है, कमांडेंट बनता है। ये सब नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट या कमांडेंट बनने के लिए उससे 15 से 18 साल लग जाते हैं। कितने? 15 से 18 साल पहली प्रमोशन हासिल करने में। यह कोई एग्जैजरेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में यह फिगर डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि मिडिल रैंक्स में सैंक्शनड पोस्ट ही नहीं है, तो एलिजिबल होने के बाद भी प्रमोट कहां पर करें इन लोगों को? तो असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट बनने के लिए आपको 15 से 18 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल रैंक्स में सैंक्शन पोस्ट है ही नहीं। तो एलिजिबल होने के बाद भी आपको कहां प्रमोट किया जाए? फिर क्या होता है? पर हाँ, यहां पर असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट बनने के लिए जो कैडर एलोकेशन है 100% CAPF कैडर में ही ये प्रमोशन होती है। असिस्टेंट कमांडेंट से कमांडेंट जो लोग बनते हैं वो UPSC का CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट पेपर निकालकर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, उन्हीं को ही कमांडेंट जो है वो प्रमोट किया जाता है। यहां पर 100% यही लोग जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। फिर फाइनली क्या होता है? 25, 26, 27 साल सर्विस के बाद वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल लेवल के करीब पहुंचते हैं और वहां उनको एक ग्लास सीलिंग मिलती है, वहां उनको एक दीवार मिलती है। कब? 25, 26 या 27, 28 सालों तक सर्विस करने के बाद जब वो DIG लेवल तक के करीब पहुंच जाते हैं, तब उनको मिलती है यहां पर एक दीवार। ये दीवार क्या है? 80% इनमें से या 20% इसमें से जो रिजर्वेशन है वो IPS ऑफिसर्स के लिए कर दी गई है। यानी कि IPS ऑफिसर्स जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं, IPS ऑफिसर्स जो हैं वो यहां पर आते हैं और यहां पर एक रैंक हायरार्की का वो हिस्सा बन जाते हैं और यहां पर वो इस पोस्ट को फिल करने का काम करते हैं। देखो, असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर 100% कैडर जो है वो CAPF का ही है। DIG के लेवल के ऊपर 20% IPS ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन है। IG के लेवल पर 50% जो है वो IPS के ऑफिसर्स के लिए रिजर्वेशन है। IPS के ऑफिसर्स ही यहां पर डेपुटेशन पर आकर काम करते हैं। एंड स्पेशल DG या डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर 100% IPS के लिए रिजर्वेशन है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल जो होगा वो किसी भी CAPF का, वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? वो एक IPS ऑफिसर्स भी होगा। तो क्यों होगा? यही बोल है, यही हमारे लिए सवाल है। IPS डेपुटेशन का हमारे लिए यहां पर सवाल है। IPS कौन? यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि एक ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 भारत के संविधान का, उसके अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन है। IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वो इनका ही हिस्सा है। IPS ऑफिसर्स जो है वो स्टेट कैडर्स में सर्व करते हैं। हरियाणा कैडर होगा, पंजाब कैडर होगा, हिमाचल कैडर होगा, वहां पर सर्व करेंगे। जिले में भेजे जाएंगे, वहां पर SP बनेंगे, SSP बनेंगे, DIG बनेंगे, IG बनेंगे। स्टेट पुलिस को लीड करना उनका जो है वो काम होता है। लेकिन एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, डेप्यूटेशन का सिस्टम।
डेपुटेशन जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स टेम्परेरली सीएपीएफ में भेजे जाते हैं, सीनियर पोस्ट पर भेजे जाते हैं। और ये सिस्टम एक टाइम पर तो बच्चों सेंसिबल था, एक टाइम पर तो एस्पिरेंट्स ये बहुत ज्यादा सेंसिबल था। 1960s 1970s के अंदर जब इन सीएपीएफ को हमने एस्टेब्लिश किया था, 1960s और 1970s में जब हमने इनको एस्टेब्लिश किया था, तब सीएपीएफ जो थी वो नई नई बनाई गई थी, नए नए इंस्टीट्यूशंस थे, उनके पास अपना डीप ऑफिसर ट्रेडिशन था ही नहीं, उनके पास ऑफिसर ट्रेनिंग्स थी ही नहीं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर्स के पास ट्रेनिंग थी, आईपीएस ऑफिसर्स के पास एक्सपीरियंस था, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को आईपीएस जो थे वो 1960-70s में फॉलो करते थे। तो लॉजिकली ये सोचा गया कि इन सीएपीएफ के अंदर जो नेसेंट स्टेज पर हैं, यहां पर आईपीएस को लेकर आओ, इन फोर्सेस को बिल्ड करो और इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस दो, इन फोर्सेस को ट्रेनिंग दो और आईपीएस लेवल का एक्सपर्टीज यहां पर शामिल करो। लेकिन यह टेम्परेरी अरेंजमेंट था, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन यही टेम्परेरी अरेंजमेंट स्टूडेंट्स दशकों तक एक स्ट्रक्चरल फिक्सचर बनता हुआ चला गया। आज भी 50% आईजी की पोस्ट, 20% डीआईजी की पोस्ट आईपीएस डेपुटेशन के लिए रिजर्व्ड है और डीजी पोस्ट तो हमेशा 100% आईपीएस के लिए ही रिजर्व्ड होती है। तो ये एग्जाम फैक्ट याद करो, यानी कि आईपीएस डेपुटेशन क्वोटास जो हैं वो डीआईजी के लिए 20%, आईजी के लिए 50%, और जो नया बिल प्रपोज्ड किया गया है ना, सीएपीएफ बिल 2026, जो अभी पार्लियामेंट में नहीं आया है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है, उसके अंदर क्या प्रपोजल है, यानी कि उसके अंदर भी डीआईजी की पोस्ट के ऊपर 20% आईपीएस के लिए रिजर्वेशन है, एडीजी की पोस्ट के ऊपर लगभग 67% रिजर्वेशन है और डीजी की पोस्ट के ऊपर 100% रिजर्वेशन रहेगी। आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विसेज है जो आर्टिकल 312 के अंडर आती है और इन्हीं को ही यहां पर वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अब सोचो, एक सीएपीएफ का जवान, एक सीएपीएफ कैडर ऑफिसर 25 साल तक फोर्स में शामिल है, 25 साल अपनी जिंदगी के उसने फोर्स को दे दिए। उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्व किया, बस्तर में उसने सर्व किया, सियाचिन में उसने सर्व किया। और एक आईपीएस ऑफिसर जो स्टेट पुलिसिंग में 12-14 साल था, डेपुटेशन पर आता है और डायरेक्टली डीआईजी या आईजी बन जाता है। इससे जो सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टली उनसे ऊपर जो है वो उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। पहले ही दिन से आईपीएस ऑफिसर जो है वो कमांड देना शुरू कर देते हैं, पहले ही दिन से वो ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स इसको कहते हैं पैरा ड्रॉप प्रॉब्लम। जो हमारे सीएपीएफ से जो ऑफिसर्स रिटायर्ड होते हैं 20, 25, 30 साल की सर्विस के बाद, वो कहते हैं इसे पैरा ड्रॉप प्रॉब्लम। आईपीएस ऑफिसर्स लिटरली ऊपर से पैरा ड्रॉप, पैराशूट ड्रॉप कर दिए जाते हैं और लीड करना शुरू कर देते हैं बिना एक भी दिन सीएपीएफ में सर्विस किए। 12-16 साल एक आईपीएस ऑफिसर को सीएपीएफ के अंदर डीआईजी बनने के लिए लगते हैं। ठीक है, एक डीआईजी बनने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर का अगर हम ट्रैक देखें तो एक आईपीएस ऑफिसर सिर्फ 12 से 16 साल में क्या बन जाएगा, एक सीएपीएफ के अंदर डीआईजी की पोस्ट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो डीआईजी बनेगा सीएपीएफ कैडर से ही, उसको लगभग 25 से 28 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो डीआईजी की रैंक पर पहुंचेगा। सिर्फ 14 से 16 साल, 12 से 16 साल आईपीएस को और 25 से 26 साल, 25 से 28 साल एक सीएपीएफ के कैडर ऑफिसर को। तो सोचो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सीएपीएफ के कैडर्स के साथ। और 2020-24 के बीच में लगभग 55,000 सीएपीएफ जो ऑफिसर्स थे, लगभग 55,000 सीएपीएफ के ऑफिसर्स ने वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया। 2018 से 2020 के बीच में लगभग 654 सुसाइड्स हमको सीएपीएफ के अंदर देखने को मिले, यानी कि एवरेज 3 दिन में सीएपीएफ का एक जवान जो था वो सुसाइड कर रहा था। सीआरपीएफ में 230 केस आए, बीएसएफ में भी 100+ केसेस आए। रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑन रिकॉर्ड, ये प्रमोशन स्टेगनेशन को इसका कारण बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस को इसका कारण बताते हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस इसके एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं, ऐसा रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑन रिकॉर्ड आकर बोल रहे हैं। अब एक पर्सपेक्टिव से सोचो एक मेडिकल कॉलेज है जहां 25 साल सर्जरी करने वाला डॉक्टर कभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि वो पोस्ट बाहर के एक जनरल फिजिशियन के लिए रिजर्व्ड है। और वो जनरल फिजिशियंस आप अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पे आके ही आपको कह सकता है कि मैं तो सर्जरी में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं तुमको लीड करूंगा और मैं बताऊंगा तुमको सर्जरी कैसे करनी है। भले ही मैंने पहले ये सर्जरी बस्तर के रीजन के अंदर, सियाचिन के अंदर की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। यही एग्जैक्टली चीज जो है वो सीएपीएफ के कैडर्स के साथ लागू हो रही है। तो स्टूडेंट्स,
इंटर से सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है यूपीएससी जीएस 2 में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूएबल है। इसका मतलब है जब दो अलग सर्विसेज के ऑफिसर्स एक ही फोर्स में काम करते हैं, उनकी सीनियोरिटी कैसे डिटरमाइन होती है। आईपीएस डेपुटेशन वाला 12 साल की सर्विसेज के बाद सीएपीएफ कैडर के 25 साल की सर्विस से सीनियर हो जाता है। इसे सीनियोरिटी इनजस्टिस बोला जाता है, जो कि आपके आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई, ग्लास सीलिंग समझ में आ गया, स्टेग्नेशन आपको समझ में आ गया, इंटर से सिक्योरिटी की इनजस्टिस आपको समझ में आ गई। तो ये लोग कोर्ट गए, सीएपीएफ के जो रिटायर्ड जवान है, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो कोर्ट गए और कोर्ट ने एक रूलिंग दी जिसने सीएपीएफ ऑफिसर ने अपना मैग्ना कार्टा बोला। चलो, जो सीएपीएफ ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इस इनजस्टिस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दाखिल करी, केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया उसमें क्या उन्होंने बताया, चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। एंड स्टूडेंट सुनो, एक कंसेप्ट आपको इसमें मैं आपको और समझाऊंगा जिससे आपको ये पूरी की पूरी लीगल बैटल जो है वो समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छे से सुनना, प्यार से सुनना, समझना इस पूरे कंसेप्ट को। देखो, इंडिया की सेंट्रल सर्विसेज में कुछ सर्विसेज हैं, इंडिया की सेंट्रल सर्विसेज में कुछ सर्विसेज हैं जिन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज इनको हम बोलते हैं। ये दर्जा इन्हें मिलता है, ये कोई ऑनररी टाइटल नहीं है, इसके कंक्रीट फाइनेंशियल्स और कैरियर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज में OGAS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें शामिल है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है, ऐसी सर्विसेज इसके अंदर शामिल हैं। ये सब एलीट सेंट्रल सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज में शामिल हैं, इनको मिलती है NFFU, यानी कि नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किसको मिलती है? OGAS को मिलती है। मतलब अगर प्रमोशन आपकी पेंडिंग है लेकिन प्रमोशन के लिए वैकेंसी कोई अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको अगला पे स्केल मिल जाएगा, फाइनेंशियली आपकी प्रमोशन हो जाएगी, भले ही आपको पोस्ट अगली मिले या ना मिले, पैसा आपको जरूर मिलेगा, भले ही एक्चुअल पोस्ट आपके पास आए या ना आए। लेकिन CAPF ऑफिसर्स को ये OGAS का स्टेटस नहीं मिलता। मतलब ना स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन है, ना कोई टाइमलाइन है, ना ही सीएपीएफ के ऑफिसर को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, ना कैडर रिव्यू मैकेनिज्म है सीएपीएफ के पास। यही एक्सक्लूजन था जो दशकों तक लीगल बैटल की वजह बना। तो अगर आपको यह समझ में आ गया, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इसका मतलब क्या हुआ? 6th पे कमीशन की रिकमेंडेशन, जब प्रमोशन वैकेंसी नहीं होगी तब भी ऑफिसर को फाइनेंशियली अगला पे स्केल मिल जाएगा, एक्चुअल रैंक नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स को यह मिलेगा, सीएपीएफ के ऑफिसर्स इससे बाहर हैं। यही सुप्रीम कोर्ट में केस की फाउंडेशन बनी, इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया। एंड 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मिली थी इनको विक्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, सीएपीएफ के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर्स को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का दर्जा मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, सीएपीएफ के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव कैडर को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें भी NFFU नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल पैरिटी मिलनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सीएपीएफ ऑफिसर्स ने सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी ये बहुत ज्यादा स्लो थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरी तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया और दोबारा से इन ऑफिसर्स को केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा। और जब दोबारा केस किया तब मई 2025 में इस केस का अगला रिजल्ट हमारे सामने आया। मई 2025 में यह केस था जिसका नाम था संजय प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसका फैसला आता है मई 23, 2025 को। और यह केस बहुत ही रेलेवेंट है हमारे इस पूरे टॉपिक के लिए। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ OGAS कंफर्म नहीं किया बल्कि आगे भी गया। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा, पहला कोर्ट ने कहा कि आईपीएस के कैडर की रिजर्वेशन को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया जाए, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स धीरे धीरे आईपीएस डेपुटेशन के क्वोटा को आईजी लेवल के ऊपर अगले 2 साल तक की डेडलाइन में कम करे, रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड करे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बोला
कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो कैडर है उसका रिव्यू किया जाए, उसका एक सिस्टमेटिक ऑडिट किया जाए, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स जितने भी हैं सीएपीएफ के कैडर के अंदर उनको रिमूव किया जाए। सीएपीएफ ऑफिसर्स ने इस रूलिंग को अपना मैग्ना कार्टा कहा। फाइनली एक बाइंडिंग जुडिशियल डायरेक्शन थी कि बाहरी लोग हमारे सीएपीएफ के जवानों के ऊपर नहीं थोपे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम फैक्ट याद रहेगा, संजय प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तारीख मई 23 2025। सुप्रीम कोर्ट के 3 डायरेक्टिव्स आए हैं। पहला डायरेक्टिव है प्रोग्रेसिव रिडक्शन, आईपीएस के डेपुटेशन में लगातार कमी लेकर आपको आनी है। दूसरा, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कैडर रिव्यू करना है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। और तीसरा, आपके रिक्रूटमेंट रूल्स को आपको अमेंड करना है। यह किसको बोला गया? सीएपीएफ को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आईपीएस के ऑफिसर्स के लिए भी एंड सीएपीएफ के लिए भी। हमने स्टार्टिंग में ही ये समझ लिया था। फिर क्या हुआ? फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अक्टूबर 2025 में वो रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग को चैलेंज करने का काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इस रूलिंग के खिलाफ वापस चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। मई 23 2025 को ये रूलिंग आई। अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अक्टूबर 28 2025 को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपकी ये रिव्यू पिटीशन हम डिसमिस करते हैं, हम इसको नहीं सुनेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट किसी रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर देता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहले वाली रूलिंग जो है वो बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन इसके बाइंडिंग होने के बावजूद भी अभी तक जो है इसको बहुत ही फास्ट तरीके से अप्लाई नहीं किया गया, अभी तक कंप्लायंसेस नहीं आई। रिटायर्ड ऑफिसर्स ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनियन होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट। ये एक बड़ा ही रेयर और सिग्निफिकेंट स्टेप है। इंडिया के एक सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन, कंटेम्प्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना फॉलो करने की पिटीशन जो है वो फाइल की गई। किसके द्वारा? उन्हीं रिटायर्ड कैडर ऑफिसर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट। इस केस का नाम याद रखना, संजय प्रकाश वर्सेस अदर्स, संजय प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के GS2 के आंसर्स लिखते हुए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की टेंशन को डिस्प्ले करते हुए इसका एग्जांपल अपलोड कर सकते हो। उसका जब सवाल आए तो ये केस एक परफेक्ट कंटेम्पररी एग्जांपल है, कंटेम्पररी पिटीशन अगेंस्ट होम सेक्रेटरी। ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रैक्टिकल क्लैश का रियल वर्ल्ड इंस्टांस भी है। इसको भी याद करना, इसको भी प्लॉट करना अपने आंसर के अंदर। एग्जामिनर को वैल्यू एडिशन चाहिए, वैल्यू एडिशन उसको प्रोवाइड करो, एक्स्ट्रा नंबर लेकर आओ। ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया आईपीएस डेपुटेशन को कम करना है, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अभी भी कंप्लाई नहीं किया और गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेकर आने की बात शुरू कर दी, जिसको हम स्टैट्यूटरी वॉल बोलते हैं, एक कानूनी दीवार जिसको हम बोलते हैं, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश कर रही है। यूनियन कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव कर दिया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। ये बिल एक दिन बाद आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जब सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन कंसीडर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? अब समझो ये बिल क्या करता है और क्यों ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल बन गया है। पहले आईपीएस डेपुटेशन को जो कोटा मिलता था ना, अब तक ये रिक्रूटमेंट रूल्स से गवर्न होता था, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, जिनके पीछे कोई मेजर लेजिस्लेशन नहीं होती है, कोई कानून नहीं होता है। एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को स्टूडेंट्स हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। कोर्ट्स ने उन्हें जुडिशियल रिव्यू से स्ट्राइक डाउन कर दिया था और बोल दिया था अपनी रूलिंग के अंदर कि इसको बदलो भैया। अब यह बिल क्या करता है? उस क्वोटा को सीधा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में डालने का काम करता है, प्राइमरी लेजिस्लेशन में डालने का काम करता है। प्राइमरी लेजिस्लेशन को चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज चाहिए, हायर लेवल पर आपको केस दोबारा करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं एक स्टैट्यूटरी वॉल। के पहले तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रहा था, अब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बदलकर सरकार क्या कर रही है? सीएपीएफ का अमेंडमेंट एक बिल ही लेकर आ रही है। इससे क्या होगा? स्टैट्यूटरी वॉल बनेगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्राइमरी लेजिस्लेशन, कोर्ट के ऑर्डर, इस लेजिस्लेशन से क्या होगा? जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों साइड्स जो हैं, एक तरफ सीएपीएफ है,
एक तरफ हमारे लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सीएपीएफ के कैडर जवान अपनी डिमांड कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्यों वो इस आईपीएस डेपुटेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। तो अपने को जब आंसर लिखना होगा अपना, चाहे स्टेट पीसीएस में लिखना हो, चाहे यूपीएससी में लिखना हो, बैलेंस्ड एनालिसिस देना होता है ना हमें। हमको पक्ष और विपक्ष दोनों में ही, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं। तो अब गवर्नमेंट का क्या कहना है हमको ये भी सुन लेना चाहिए। अभी तक तो सारा नेगेटिव वाला हमने कवर कर ही लिया है, अब गवर्नमेंट का पक्ष सुनना भी जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट का कहना है कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो सीएपीएफ कैडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि सीएपीएफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आईपीएस ऑफिसर्स। क्यों? क्योंकि वो स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। सीएपीएफ स्टेट्स में काम करते हैं और स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? आईपीएस ऑफिसर्स। और आईपीएस जो है वो ब्रॉडर पुलिसिंग पर्सपेक्टिव जो है वो सीएपीएफ के अंदर लेकर आता है, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आता है, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसको अपने साथ लेकर आता है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो अपने साथ लेकर आता है एक आईपीएस ऑफिसर, जो एक करियर सीएपीएफ ऑफिसर के पास अवेलेबल नहीं होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बिल एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पार्लियामेंट के थ्रू ओवरराइड करने का काम कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, और प्रैक्टिकली जो आईपीएस ऑफिसर 12 साल डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में था वो डायरेक्ट आप बस्तर के जंगल में भेजने का काम करोगे, तो ये जस्टिस नहीं है। ये जर्नलिस्ट हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जर्नलिस्ट हैं, और वो हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को कैसे लीड कर सकते हैं? तो एक तरफ सरकार का कहना है कि नहीं, इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से ये जरूरी है हमारे लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस है, जो कि सीएपीएफ के ऑफिसर्स के पास नहीं होता, इसलिए आईपीएस हमको डेपुटेशन पर चाहिए। और क्रिटिक्स का कहना है कि ये तो जर्नलिस्ट हैं और इनको सीएपीएफ के ऊपर लगातार ऊपर से लाकर थोपा जा रहा है, जो कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है। अब इमेजिन करो, एक टॉप हॉस्पिटल ने कोर्ट को बोला हम न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन को हेड बनाएंगे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हॉस्पिटल ने कहा ठीक है, और फिर एक ऐसा कानून बना दिया कि जनरल फिजिशियन को न्यूरो सर्जरी हेड बनने के लिए स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड कर दिए, सेंटर स्टेट हेल्थ कोऑर्डिनेशन के लिए। यही सीएपीएफ बिल का लॉजिक है। क्रिटिक्स के हिसाब से बहुत ही डीप मीनिंग है इस बात का, पर अगर दोबारा सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, ये स्टैट्यूटरी वोल, नोट विद स्टैंडिंग क्लाउजेज, ये दो टर्म्स आपके GS2 GS3 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर आपको इनको मेंशन करना पड़ेगा। बिल आया तो कंट्रोवर्सी भी आई, लेकिन ये पूरी डिबेट सिर्फ सर्विस मैटर्स की नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी और एंटी नक्सल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। तो चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको समझने का काम करते हैं, क्या क्या स्टेक पर हमारे लगा हुआ है, कैसे कैसे हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब देखो, बैटलफील्ड पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, LAC से LOC से लेकर बस्तर तक इस सारे डिसीजन का क्या असर पड़ेगा। अब ये सवाल प्रैक्टिकल हो जाता है कि लीडरशिप में ये गैप एक्चुअली क्या करता है, ऑन द ग्राउंड क्या करता है। देखो, आईटीबीपी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आईटीबीपी कहां काम करता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चाइना से हमारी सीमा की रक्षा करता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस उसको हम बोलते हैं। अब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर काम कर रही है, 3,500 किलोमीटर लंबी जो हमारी लगभग बाउंड्री है चाइना के साथ, उसको गार्ड कर रही है। इन ऑफिसर्स को हाई ऑल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन करवानी पड़ती है, वहां पर फ्रोस्ट बाइट मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और हिमालयन टेरेन नॉलेज भी आपको चाहिए। चाइनीज जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उनके पेट्रोल टैक्टिक्स जो है वो बहुत अलग होते हैं, अलग जियोग्राफी है, अलग क्लाइमेट है, अलग तरीके के वॉरफेयर टैक्टिक्स आपको चाहिए। आपको पीएलए से डील करना है, चाइना से यहां पर डील करना है, लोकल जियोग्राफी की डीप नॉलेज आपको यहां पर चाहिए। जून 2020 में गलवान वैली क्रैश हुआ था, आईटीबीपी के जवान भी वहां पर थे, उन्होंने भी कैजुअलिटीज जो थी वो सफर की थी। इस टेरेन की स्पेसिफिक चैलेंजेस को ये डीजी या एडीजी जो स्टेट पुलिस से आए हैं 1 महीने या 3 महीने में फुली समझ नहीं सकते हैं। चाहे कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, समझने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। इवन आईपीएस ऑफिसर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये नॉलेज बिल्ड होती है दशकों के करियर से, जो कि आपने कहां बिताया? ऑन दी ग्राउंड बिताया। फिर ऐसे ही अगर हम सीआरपीएफ की बात करें
तो सीआरपीएफ रेड कॉरिडोर में लगा हुआ है, बस्तर के रीजन में लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ के डेंस जंगल के अंदर काम कर रहा है, दुनिया के सबसे मुश्किल काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, जहां पर उनको सीपीआई माओइस्ट जैसे लोगों से डील करना है, जहां पर इंप्रोवाइज्ड डिवाइसेस का यूज किया जाता है, आईईडी का यूज किया जाता है, वहां पर आपको काम करना है, वहां पर जंगल ज्योग्राफी में आपको अपने आप को इन्वॉल्व होना है। और आपको शायद याद होगा साल 2010 में दंतेवाड़ा में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो शहीद हुए थे। ऐसे ही सुकमा में 2017 में एक अटैक हुआ था जहां पर 25 जवान शहीद हुए थे। बीजापुर में 2021 में अटैक हुआ था जहां पर हमारे 22 जवान जो थे वो शहीद हुए थे। अब ये सारे के सारे एम्बुश के कारण शहीद हुए और पूरी की पूरी कंपनी ही जो है वो हमारी सीआरपीएफ की खत्म हो जाती है। इन ऑपरेशंस में लीडरशिप का मतलब है डीप इंटेलिजेंस नेटवर्क, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, जंगल ज्योग्राफी का ग्रैन्युअल नॉलेज आपको होना चाहिए और कोबरा यूनिट की टैक्टिक्स को आपको समझना होगा। ये सब एक ऑफिसर के पास होती है जो 20 साल सीआरपीएफ में पढ़ा लिखा होता है। स्टेट पुलिसिंग बैकग्राउंड से आए ऑफिसर के पास ऑब्वियसली ये चीज नहीं होती है। और फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे सामने आइडेंटिटी क्राइसिस। ये क्या है? एक सीएपीएफ ऑफिसर जो सियाचिन में पोस्टेड था, जिसने सुकमा में अपने जवानों को दफनाया, जो बीएसएफ की बॉर्डर पर भी लगा रहा, रात के 2 बजे तक ड्यूटी करता रहा, वो पॉलिसी लेवल पर अपनी बात नहीं कर सकता क्योंकि जो पॉलिसी लेवल पर है वो तो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स ही हैं। एक रिटायर्ड एडीजी भी वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है। ये उनके लिए एक आइडेंटिटी रोल का गैप है, उनके लिए एक करियर इनजस्टिस है। ये एक पॉलिसी जो है वो ग्राउंड नॉलेज पर नहीं बनाई गई है। ग्राउंड नॉलेज का गैप है इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, जिसका मतलब है कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं वो लोग जो उन ऑपरेशंस की ग्राउंड रियलिटी में कभी शामिल ही नहीं होते हैं। समझे? तो स्टूडेंट्स, जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस की इफेक्टिवनेस या सीएपीएफ मोराल और नेशनल सिक्योरिटी पर अगर सवाल आए तो सिर्फ स्ट्रक्चर मत बताना, कनेक्ट करना। लीडरशिप क्राइसिस, मोरल कोलैप्स, 55,000 वॉलंटरी रिटायरमेंट, ऑपरेशनल वैक्यूम एंड सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज एट वेरियस एरियाज, जैसे कि एलएसी पर सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज, रेड कॉरिडोर पर सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज। ये कोज इफेक्ट चेन आपके एग्जामिनर को दिखेगी कि आप सिस्टमैटिक थिंकर हो, नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो बैटलफील्ड क्लियर हो गया, उसका इंपैक्ट क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि क्या कोई रास्ता है इस क्राइसिस से निकलने का? कमिटीज क्या कहती हैं, रिफॉर्म मॉडल्स क्या कहते हैं, और आखिर में यूपीएससी आंसर या स्टेट पीसीएस के आंसर में लिखने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क आपको चाहिए? चलो वहां तक चलते हैं और इस पूरे के पूरे टॉपिक को एंड करने का काम करते हैं। ठीक है, हुआ क्या? अब कौन सी कमेटीज, कौन से मॉडल, कौन से सॉल्यूशन अपने को चाहिए? ये एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका एक सिंपल जवाब हो ऑब्वियसली, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो जवाब भी इसका इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन दोनों साइड्स के पास जो है बच्चों, स्टूडेंट्स, इसके लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं। तो क्या सॉल्यूशन है जो एक्चुअली काम कर सकते हैं? देखो, एक कमेटी आई थी जिसका नाम था पद्मनाभा कमेटी। एक कमेटी आई थी जिसका नाम था, यहां नाम लिखा हुआ है आप देखेंगे, पद्मनाभा कमेटी जो थी 2000 में बनी थी। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे हमारे पद्मन भैया, उन्होंने इस कमेटी को लीड किया था। उन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम ऑब्वियसली रख लिया गया। उन्होंने प्राइमरली स्टेट पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बात करी थी, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो लागू होती थी सीएपीएफ के ऊपर भी। उन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड प्रमोशन होनी चाहिए, एडहोक पोस्टिंग कम होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड करियर ट्रैक बिल्ड हमको करने चाहिए। ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस जो थी वो हमको किसने दी? पद्मनाभिया कमेटी ने हमको प्रोवाइड करी। ऐसे ही नेशनल पुलिस कमीशन की भी हमको कुछ रिकमेंडेशंस मिलती हैं। नेशनल पुलिस कमीशन 1977 में बनाया गया था, उसने 8 रिपोर्ट प्रोवाइड करी थी, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने की बात जो थी वो की गई थी। ऐसे ही हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी कुछ रिकमेंडेशन है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी बताया, जो होम अफेयर्स ने बनवाई थी, कि रीसेंट रिपोर्ट्स में एक्सप्लिसिटली कहा जाता है कि सीएपीएफ प्रमोशंस में डिलेज जो है वो बहुत गलत इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सीएपीएफ के मोराल के ऊपर। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कैडर रिव्यू होना चाहिए, टाइम बाउंड रिव्यू इसका होना चाहिए। और इसके चलते 4 रिफॉर्म मॉडल जो थे वो पेश किए गए। 4 रिफॉर्म मॉडल जो थे वो पेश किए गए। कुल मिलाकर बात जो है वो इन्हीं मॉडल्स के ऊपर आकर टिकती है।
कौन कौन से मॉडल हैं? पहला एक मॉडल पेश किया गया जिसमें बोला गया कि हाइब्रिड फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, कि डीआईजी और आईजी पोस्ट कैडर के लिए खोल दो, 75% कैडर के पास होनी चाहिए और 25% जो है वो सिर्फ आईपीएस के पास होनी चाहिए। डीजी लेवल पर आईपीएस प्रेजेंस रखें कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि डायरेक्टर जनरल टॉप मोस्ट पोस्ट आप आईपीएस को दे दो और नीचे जो है वो धीरे 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 आप चेंजेस लेकर आओ। ऐसे ही कुछ रिकमेंडेशंस और थी। पहला मॉडल क्या था? हाइब्रिड मॉडल। इस हाइब्रिड फिक्स रेशियो में क्या था कि आईपीएस का रेशियो भी फिक्स होगा और सीएपीएफ के जो होम कैडर हैं उनका रेशियो भी फिक्स होगा। 75% आप सीएपीएफ के लोगों को ही प्रमोट करोगे और 25% बाहर से आप आईपीएस को लेकर आओगे हर एक लेवल के ऊपर, और डीजी की पोस्ट जो है वो आप किसको दे दोगे? वो आप आईपीएस को दे दोगे। फिर एक सेकंड मॉडल पेश किया गया जिसका नाम था इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस, यानी कि एक नई डेडिकेटेड कैडर ही बना दी जाए, जैसे कि आईएएस है, जैसे कि आईपीएस है, जैसे कि आईआरएस है, ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज आईएसएस बना दी जाए। सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड लीडरशिप के लिए एक अलग ही कैडर बना दिया जाए, फोर्स बना दी जाए। ना तो वो प्योर आईपीएस होंगे, ना वो प्योर सीएपीएफ के कैडर होंगे। एक पर्पस बिल्ट सर्विस होगी जिनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ को लीड करना। ये क्लीनेस्ट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है और यही सबसे फेवरेबल है, लेकिन आप जानते हो कि सरकार इसको इतना जल्दी लागू नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो पेश किए गए, एक पहले वाले के अकॉर्डिंग ही और दूसरा जो था वो पूरी तरीके से चेंज, एक स्पेशल सर्विस इसी को बनाने का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक कंप्लीट पिक्चर देख ली। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से हमने शुरू किया, ग्लास सीलिंग को हमने समझा, उसका ह्यूमन कॉस्ट क्या पड़ता है, लोग क्यों रिजाइन कर रहे हैं सीएपीएफ से वो हमने समझा, लीगल बैटल हमने समझी, ओजीएएस हमने समझा, एनएफएफयू हमने समझा, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, फिर भी सरकार उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, और अब सरकार जो है वो एक नया जो बिल है वो पेश कर रही है या पेश करने वाली है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल कर या फिर वापिस से ही सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसको हटाकर वापिस वाले सिस्टम को ही लागू करने का काम करेगी। तो शॉर्ट में, अगर बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को या पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया जाता है तो उसके अंदर कई सारी चीजें जो है वो ऐड की जाएंगी या उसमें से कई सारी चीजें रिमूव की जाएंगी। बट ये बिल अगर पास हो जाता है तो ऑब्वियसली सीएपीएफ कैडर्स के साथ जो भी चीजें ठीक की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो वापिस की वापिस स्टैट्यूटरी वॉल के रूप में आके हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। तो हम यही आशा करते हैं कि सरकार जो है वो एक ब्रॉडर डिसीजन ले, कमेटीज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को अच्छे से डिस्कस किया जाए और डिस्कस करने के बाद, ओपोजिशन की सुनने के बाद, सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों की सुनने के बाद जाकर इसके ऊपर कोई मेजर फैसला किया जाए, ताकि सबके साथ इसमें जस्टिस किया जाए और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो और सबके साथ जस्टिस हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और खास तौर पर उनके साथ शेयर करो जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि परचम क्लासेस पर मैं राही मेहता आपके साथ ऐसी डीप डाइव्स पर बातें करता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।